नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्कर्ष क्लासेस पर। मेरा नाम है शिवम कुमार त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी के विषय में। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आखिर क्या है? बहुत सारे बच्चे हमेशा इस टॉपिक को याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज मैं उसी की बात करूंगा, जीडीपी। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो ये क्या कहलाता है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक एंड पी फॉर प्रोडक्ट। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर साधारण शब्दों में मैं इसको डिफाइन करने जाऊं, पहले तो मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन यहां डी का मतलब केवल डोमेस्टिक से नहीं है, डी का मतलब है डोमेस्टिक रीजन, यानी घरेलू क्षेत्र। इसी घरेलू क्षेत्र के ऊपर इस जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की पूरी परिभाषा निर्भर करती है, पूरी की पूरी डेफिनेशन डिपेंड करती है। परिभाषा क्या है जीडीपी की? सिंपली जो हम किताबों में पढ़ते हैं, जीडीपी की परिभाषा कहती है किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र में होने वाला उत्पादन। किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र में होने वाला उत्पादन, प्रोडक्शन इन ज्योग्राफिकल टेरिटरी इन ए कंट्री। अगर हम एक देश के भौगोलिक क्षेत्र में होने वाले उत्पादन को काउंट कर लें, दैट इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ दैट कंट्री, वही उस देश की जीडीपी होगी, यानी सकल घरेलू उत्पाद होगा। इस भौगोलिक क्षेत्र को आप घरेलू क्षेत्र भी कह सकते हैं। घरेलू क्षेत्र, याद रखिएगा, यहां भौगोलिक क्षेत्र लिया जाता है, राजनीतिक क्षेत्र नहीं। अब यहां सवाल उठता है कि सर राजनीतिक क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र में डिफरेंस क्या है? दोनों तो एक ही हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? भौगोलिक क्षेत्र किसे कहेंगे और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र किसे कहेंगे? अगर मैं आपसे बात करता हूं भारत जैसे देश में भौगोलिक क्षेत्र की, तो भौगोलिक क्षेत्र का मतलब जिसे यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया, इतने डिग्री इतने मिनट से लेकर इतने डिग्री इतने मिनट तक भारत है, जिसमें लगभग 12 नॉटिकल माइल्स का भी एरिया आ जाता है, समुद्री सीमा भी हम काउंट करके चलते हैं। वो सब भारत का क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र है। वहीं इंडिया में एक जगह है दिल्ली, यानी हमारा कैपिटल। भारत के विषय में मैं बात कर रहा हूं, हमारी राजधानी। उस राजधानी में जब आप जाएंगे तो आपको विदेशी दूतावास नजर आएंगे, फॉरेन एम्बेसीज नजर आएंगी। राजधानी में विदेशी दूतावास। अब उन दूतावासों में रहता हुआ कोई राजदूत कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, कुछ उत्पादन कर रहा है, कुछ इनकम जनरेट कर रहा है, तो क्या वो भारत की जीडीपी का हिस्सा होगा? तो आपको लगेगा बिल्कुल सर, क्योंकि दूतावास कहां है? दिल्ली में। और दिल्ली कहां है? भारत में। यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, तो उसके द्वारा होने वाला उत्पादन भारत की जीडीपी का हिस्सा होता होगा। लेकिन मेरा जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सवाल उठता है, सर क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं है। भारत के राजनीतिक क्षेत्र का तो वो हिस्सा है। राजनीतिक क्षेत्र से मतलब मेरा यह है कि आप देखेंगे हमारी प्रेम्बल, हमारी प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, अखंडता, कि भारत एक अखंड भारत है। अखंड का मतलब किसे कहते हैं हम? जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, तो भारत को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए भारत क्या है? एक अखंड भारत है। क्लियर?
वही राजदूत भारत के अंतर्गत रह रहा है, क्योंकि भारत एक अखंड भारत है राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में स्थित विदेशी दूतावास में रहने वाला राजदूत जो इनकम जनरेट कर रहा है वो भारत की जीडीपी का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि वो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए आप देखेंगे कि राजदूत अगर कुछ गलत कर देता है, भारत में किसी व्यक्ति को गोली मार देता है, दूतावास से बाहर निकला सब्जी खरीदने के लिए, मैडम ने भेजा था, गोली मार दी उसने सब्जी वाले को, झगड़ा हो गया और फिर से दूतावास में चला गया। भारत की फोर्स, भारत की मिलिट्री, भारत की आर्मी, भारत की एयरफोर्स, भारत की नेवल, कोई भी क्या उस दूतावास में एंट्री करके उस राजदूत को पकड़ सकते हैं? तो आपका जवाब होगा सर नहीं। क्यों नहीं पकड़ सकते भाई? दूतावास बेशक विदेशी हो, लेकिन है तो वो भारत की सीमा में ना। तो मैं कहूंगा राजनीतिक सीमा में है, भौगोलिक सीमा में नहीं है। तो जैसे भारत में स्थित विदेशी दूतावास भारत में होते हुए भी भारत की सीमा का हिस्सा नहीं है, वैसे ही विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास विदेशों में होते हुए भी भारत की सीमा का हिस्सा होते होंगे। क्लियर? तो यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल क्या क्या होता है, कौन सी इनकम है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल होते हैं? अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए भारत में 2 किलो गेहूं का उत्पादन हो रहा है, 2 केजी गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तो ये 2 केजी जीडीपी नहीं है, इसका मौद्रिक मूल्य जीडीपी है। इसका मौद्रिक मूल्य, मान लीजिए 1 केजी का प्राइस हमने डिसाइड किया 15 रुपए, तो इनकम जनरेट हुई 30 रुपए की, जो 30 रुपए है, दैट इज कॉल्ड अवर जीडीपी। यही हमारी जीडीपी है। तो जीडीपी में पहला शामिल क्या हुआ बेटा? पहला शामिल क्या हुआ? तो पहला लिखेंगे विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों की आय। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों की आय, इनकम ऑफ इंडियन एम्बेसीज विच सिचुएटेड इन अब्रॉड। इनकम ऑफ इंडियन एम्बेसीज विच सिचुएटेड इन अब्रॉड। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों की जो इनकम है वो भारत की जीडीपी का हिस्सा होगी। वैसे ही भारत में स्थित विदेशी दूतावासों की इनकम भारत की जीडीपी का हिस्सा नहीं होगी, वो वहां की जीडीपी का हिस्सा होगी जहां का वो दूतावास होगा। मेरी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? अब आपका सवाल हो सकता है सर दूतावासों की कैसी इनकम? पासपोर्ट, वीजा, भाई यहां से अगर मुझे वीजा चाहिए यूएसए का तो मैं यूएसए की एम्बेसी जाऊंगा ना अपना वीजा बनवाने के लिए, तो वहां से उनको इनकम जनरेट हो रही है, वो इनकम वहां की जीडीपी में जुड़ेगी, ना कि भारत की। क्लियर? दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहां बड़ी कंफ्यूजन होती है, लिख लीजिएगा, प्रवासियों की आय। प्रवासियों की आय, रेजिडेंशियल्स इनकम और इनकम ऑफ रेजिडेंशियल्स। अब रेजिडेंशियल का मतलब क्या हुआ मेरा, प्रवासी का मतलब क्या हुआ? तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम अप्रवासी से। जैसे एनआरआई, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, अप्रवासी भारतीय किसे कहते हैं? वे भारतीय नागरिक जो विदेश में एक निश्चित समय सीमा तक रहते हैं और वहां रहते हुए किसी आर्थिक क्रिया में संलग्न होते हैं, वो भारत के लिए अप्रवासी भारतीय होते हैं। और शब्द है, दोनों होनी चाहिए कंडीशन, एक तो निश्चित समय सीमा और दूसरा वहां रहते हुए कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं गया यूएसए घूमने के लिए और निश्चित समय सीमा तक वहां रहा भी हूं, लेकिन कोई इनकम जनरेट नहीं की, कोई आर्थिक क्रिया में संलग्न नहीं हुआ, तो मैं भारत के लिए एनआरआई नहीं हो सकता कभी। और मैं गया वहां पर इनकम जनरेट करने के लिए, लेकिन एक निश्चित समय सीमा तक वहां नहीं रहा, तो मैं भारत के लिए तब भी एनआरआई नहीं हूं। एनआरआई के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एक निश्चित समय सीमा और साथ ही साथ
वहां पर आर्थिक क्रिया में संलग्नता। सेम वही चीज कोई व्यक्ति अगर भारत में एक निश्चित समय सीमा या उससे ज्यादा रहता है और यहां रहते हुए किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में संलग्न भी है, जैसे मैं खुद इस समय भारत में रह रहा हूं और भारत में रहते हुए किसी आर्थिक क्रिया में संलग्न भी हूं, तो मैं भारत के लिए रेजिडेंशियल इंडियन हूं। वहीं रिकी पॉन्टिंग दिल्ली कैपिटल्स को कोचिंग देते हैं और यहां रहते हुए आर्थिक क्रिया कर ही रहे हैं, संलग्नता है और निश्चित समय सीमा भी क्रॉस कर रहे हैं, तो भारत के लिए क्या है, रेजिडेंशियल है। उसकी भी इनकम किस में जुड़ेगी, जीडीपी में। क्लियर है बच्चों? एनआरआई की इनकम जीडीपी का हिस्सा नहीं होती, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस की इनकम जीडीपी का हिस्सा नहीं होती। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन दूर करनी है। क्यों, रीजन क्या है उसका? सर रीजन यह है क्योंकि एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, भारत की सीमा में नहीं है, क्योंकि यहां शब्द इस्तेमाल किया गया है भौगोलिक क्षेत्र में होने वाला उत्पादन। तो वो भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन कर ही नहीं रहा है, वो तो विदेश में रहकर इनकम जनरेट कर रहा है, तो भारत की जीडीपी का हिस्सा नहीं होता। इसीलिए प्रवासियों की इनकम को जीडीपी में शामिल किया गया है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है बच्चों? वहीं थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा, जहाज रानी एवं हवाई जहाज की आय। इनकम ऑफ शिप्स एंड एरोप्लेन्स। शिप्स और एरोप्लेन्स में कॉन्ट्रडिक्शन था, एक प्रॉब्लम आ रही थी, कॉन्ट्रडिक्शन इनकम को लेकर था। आप देखेंगे कि चाहे शिप हो चाहे एरोप्लेन्स हो, ये शब्द एक देश से दूसरे देश की सीमा से होकर गुजर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए यूएसए में कहीं कुछ इनकम जनरेट हो रही है, यूएसए में कहीं कुछ इनकम जनरेट हो रही है, कुछ भी किसी भी प्रकार की इनकम जनरेट की जा रही है यूएसए में। कहां पर? यूएसए में। किसके द्वारा? भारतीय शिप द्वारा। और वहां से कुछ वो सामान लोड कर रहा है, फिर पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील, इधर सोमालिया, ईरान, इराक, इन सब की देशों से सीमाओं से होकर गुजर रहा है, और नीचे श्रीलंका, बांग्लादेश, और फिर भारत पहुंच रहा है। सब जगह कुछ ना कुछ सामान उसने डिलीवर किया और कुछ ना कुछ इनकम जनरेट की है। तो उसके द्वारा जो इनकम जनरेट हो रही है वो इन देशों में से किसी भी देश की जीडीपी में नहीं जुड़ेगी सिवाय भारत के, क्योंकि वो शिप भारत का है। क्योंकि अगर सब देशों की जीडीपी में जोड़ने लग जाएंगे तो इनकम को लेकर कॉन्ट्रडिक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो कहा गया जिस देश का शिप उसी देश की जीडीपी, जिस देश का एरोप्लेन उसी देश की जीडीपी में उसके द्वारा जनित इनकम जोड़ी जाएगी। क्लियर है मेरी बात? ये कॉन्ट्रडिक्शन खत्म करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। लास्ट गुड का मतलब क्या है? सर हम अंतिम वस्तु नहीं समझ पा रहे हैं, वस्तु तो जानते हैं, अंतिम वस्तु का मतलब क्या है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए भारत में 2 केजी गेहूं का उत्पादन होता है और 1 केजी का प्राइस है 15 रुपए, तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल 30 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ इन इंडिया इस समय। ठीक, लेकिन ये 30 रुपीज का प्रोडक्शन होकर रुक नहीं गया, इसने आगे प्रोडक्शन को इनहेंस कर दिया। देखिए कैसे इसने क्या किया, 1 केजी से बना दिया आटा। क्या बना दिया 1 केजी से बेटा? आटा फ्रॉम 1 केजी। और उस 1 केजी आटे का दाम रख दिया गया क्या? 30 रुपए। ठीक, 1 केजी आटे का दाम 30 रुपए। और इसने 1 केजी से बना दिया दलिया। ये क्या है? आटा। मैं लिख भी दे रहा हूं साथ के साथ, आपको याद रहे, ये आटा है। और ये क्या है बेटा? गेहूं है साहब, ये गेहूं है। और यहां 1 केजी से बन गया क्या बेटा? ये सर दलिया है। और इसका दाम भी इसने 1 केजी का दाम कितना रख दिया बेटा? 30 रुपए। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, दिमाग में बैठ गई। अब यहां से ये प्रोसेस आगे बढ़ा और 500 ग्राम का बन गया क्या? ब्रेड। ये क्या है? ब्रेड है। और इसने भी 1 केजी का दाम अब रखा 60 रुपए। क्यों 60 रुपए रखा होगा? क्योंकि सर
इसने 1 केजी गेहूं परचेज किया था 15 रुपए का, इसने आधा किलो आटा परचेज किया था कितने का, 15 रुपए का। आधा किलो आटा, सॉरी, हां 15 रुपए का। आधा किलो आटा 15 रुपए का, तो आधा किलो ब्रेड 30 रुपए का, तो 1 किलो ब्रेड कितने का कर दिया इसने, 60 रुपए का। तो आधा किलो जो ये उत्पादित हुआ है इसका दाम 30 रुपए है। अब अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं कि भारत में ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो हम कहेंगे भाई 2 केजी गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, 1 केजी दलिया का प्रोडक्शन हुआ। मैं लिख भी दे रहा हूं, 2 केजी गेहूं, 1 केजी दलिया, 1 केजी आटा प्लस 500 ग्राम ब्रेड। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो 4.5 किलो का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन क्या वाकई में भारत में 4.5 किलो का प्रोडक्शन हुआ है? आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि ये जो गेहूं है ये 2 रूप हैं इसके, एक दलिया और एक आटा, है ना, ये 2 रूप है ना इसके। इसमें ये 2 केजी ऑलरेडी एडेड है। अब देखिए कैसे, ये 2 केजी गेहूं का मूल्य कितना, 30 रुपए, इसका दाम कितना, 30 रुपए, इसका दाम कितना, 30 रुपए, और इसका दाम कितना, 30 रुपए, यानी ओवरऑल 120 रुपए का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन वाकई में ऐसा हुआ नहीं है। कितना प्रोडक्शन हुआ है वो देखते हैं। इस 30 रुपए में से 2 हिस्से हुए थे, एक 15 रुपए का और एक 15 रुपए का। 2 लोगों ने इसे खरीद लिया, 15 रुपए में इसने, 15 रुपए में इसने। तो ये 15 रुपए इस 30 रुपए में ऑलरेडी एडेड है, पहले से ही जुड़े हुए हैं। इस 30 रुपए में भी 15 रुपए पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैं ये 30 रुपए भी जोड़ रहा हूं, फिर ये 30 रुपए और ये 30 रुपए भी जोड़ रहा हूं, और ये 30 रुपए भी जोड़ रहा हूं, तो यहां डबल अकाउंटिंग हो रही है, दोहरा जुड़ाव हो रहा है। 2 बार चीजों को क्या किया जा रहा है बेटा, जोड़ा जा रहा है। तो कहा गया डबल अकाउंटिंग होगी, पहले से ही जो वैल्यू ऐड की जा चुकी है दोबारा ऐड की जाएगी, तो वो जीडीपी का सही आकलन नहीं कर पाएगी, वो नहीं बता पाएगी कि एक्चुअली में प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो अगर एक्चुअल प्रोडक्शन हमें मेजर करना है तो हमें लास्ट गुड लेनी चाहिए। अब लास्ट गुड का मतलब क्या होता है? लास्ट गुड का मतलब होता है जिसके बाद वो वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करती, जिसके बाद उस वस्तु का कंजम्पशन हो जाए, वो अपनी सिचुएशन को चेंज ना करे, इस प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ ना बढ़े। तो उस वस्तु को हम क्या कहकर चलते हैं बेटा? लास्ट गुड कहकर चलते हैं, अंतिम वस्तु कहकर चलते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? अब देखते हैं यहां पर लास्ट गुड क्या है। आप देखेंगे कि ब्रेड के बाद कोई और वस्तु ब्रेड से नहीं बनी, तो यानी 500 ग्राम ब्रेड अंतिम वस्तु है। दलिया के बाद और कोई वस्तु नहीं बनी, तो आप कहेंगे 1 केजी दलिया भी क्या है? अंतिम वस्तु है। और उसके बाद 500 ग्राम आटा बचा रह गया, वो भी अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं किया। तो ओवरऑल प्रोडक्शन तो 2 ही केजी हो रहा है, इसी 2 केजी से तो सब बना है। एक्चुअली प्रोडक्शन 2 केजी हो रहा है, लेकिन इस 500 ग्राम में इस 500 ग्राम गेहूं का मूल्य ऐड है, 500 ग्राम आटे का मूल्य ऐड है, इस 500 ग्राम में 500 ग्राम गेहूं का मूल्य ऐड है, और इस 1 केजी में 1 केजी गेहूं का मूल्य एडेड है ऑलरेडी। तो इसलिए एक्चुअली में प्रोडक्शन कितना हुआ हम यहां बता सकते हैं। सर 500 ग्राम ये क्या है? ब्रेड है, तो 30 रुपए का प्रोडक्शन हुआ यहां। 1 केजी दलिया, 1 केजी दलिया का दाम भी कितना है? 30 रुपए है, तो 30 रुपए का प्रोडक्शन यहां हुआ, प्लस 500 ग्राम आटा का दाम 15 रुपए है, तो कहा गया ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ है 75 रुपीस का। दिस इज कॉल्ड लास्ट गुड। अगर भारत की घरेलू सीमा में उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादन भी कौन सा होना चाहिए? लास्ट, वो हमारी जीडीपी का हिस्सा होगा। क्लियर है बच्चों? तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ? घरेलू सीमा में, या कह सकते हैं किसी भी देश की भौगोलिक सीमा में
अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी है। कितना आसान हो गया। मैं लिखता हूं इसको, है ना, लिखना जरूरी है। मैंने क्या कहा, किसी देश की भौगोलिक सीमा में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही उस देश का सकल घरेलू उत्पाद होगा। क्लियर? जीडीपी समझ में आई? तथास्तु। चलिए, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।